नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जर्मनी ने विभिन्न दुविधाओं, विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए अपने राष्ट्र को एक किया। उसी प्रकार की घटना दुनिया में एक और घटी, वो थी इटली के एकीकरण की। जिस प्रकार की समस्याएं, जिस प्रकार की दुविधाएं जर्मनी के एकीकरण में थी, ठीक वैसी ही दुविधाएं इटली के एकीकरण में भी थी। ये आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद के परिदृश्य को अगर दिमाग में देखें तो ठीक ऐसी ही परिस्थितियां भारत की थी। इन सब का जो है एकीकरण जो अलग अलग चरणों में हुआ है उसके बारे में हम लोग, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हमारे इतिहास की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश के एकीकरण को किन परिस्थितियों में किया गया, किसने क्या किया, इतना विस्तृत रूप से नहीं बताया जाता है। लेकिन फिर भी पिछली बार जो 9वीं की किताब थी उसमें हैदराबाद के विलय का, जम्मू कश्मीर के विलय का, गोवा के विलय का, भारत में किस प्रकार से उनका विलय किया गया, किस प्रकार से हैदराबाद के रजाकार मुस्लिमों ने भारत में मिलने से मना कर दिया और उनके संपर्क पाकिस्तान के साथ हो गए। फिर उनको सरदार पटेल ने किस प्रकार से भारत के अंदर लाई। ऐसे ही किस प्रकार से जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी और किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई के तहत जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कराया। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, वहाँ के महाराजा की इच्छा थी मैं स्वतंत्र रहूँ, और उसको पाकिस्तान अपने कब्जे में लेना चाहता था। कबाइलियों के रूप में अपनी सेना भेजी, कैसे वहाँ पर सेना भेज करके उसका प्रतिकार किया गया। हालांकि वो समस्या अब तक चलती रही है। पीओके आज भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है उस समय से। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं प्रत्येक देश में, उसके एकीकरण के लिए कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। अब हम इटली के बारे में अगर देखें, इटली के एकीकरण के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि मैरियट ने भी कहा है, कि इटली के एकीकरण का जो प्रमुख आधार है, जो आधार शिला जिसको कहते हैं, जिसके कारण इटली के लोगों के मन में आया कि इटली को एक होना चाहिए, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन को इटली के एकीकरण का आधार तंत्र या आधारशिला माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि नेपोलियन ने इटली पर अपना अधिकार किया और इटली में गणतंत्र की स्थापना की। इटली के राजतंत्र को समाप्त करके इटली के लोगों को गणतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत लाए। एक दूसरा कारण यह था कि इसने इटली में जो सामंतवाद, कुलीनवाद का प्रभाव था उसको मिटाया। इसने जो इटली कई छोटे बड़े भागों में बिखरा हुआ था उनको एक किया और उसको 3 प्रमुख इकाइयों में एकत्रित किया। यहाँ तक तो इसने ठीक किया, इटली वाले भी खुश थे कि चलो बढ़िया ही हो गया। लेकिन इसने उसके बाद में जब इटली पर एक अधिकार हो गया और उसने उसका एक उपनिवेश के रूप में उपभोग करना शुरू किया, जैसे भारत पर इंग्लैंड का राज्य था और इंग्लैंड अपने यहाँ से सारी चीज़ें इंग्लैंड लेके जा रहा था, तब यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद जागा, सारा हमारा सामान ये ले जाएंगे, हमारा पैसा ले जाएंगे, हमारा सब कुछ ले जाएंगे, फिर हमारा विकास कैसे होगा। यही बात इटली वालों के मन में भी आई और इसीलिए नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नेपोलियन नहीं होता तो हो सकता है इटली का एकीकरण भी नहीं होता। मैरियट नाम के इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा है कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। वही व्यक्ति था जिसने इटली को एक किया और इटली एक हो सकता है ऐसा उसने सिद्ध किया। लेकिन इतना सरल भी एकीकरण नहीं था। इटली के एकीकरण में कई बाधाएं भी आई। कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो सबसे पहले उसमें बाधाएं थी प्रतिक्रियावादी विदेशी शासन। बाहरी लोग, बाहरी देश जिनका अधिकार इटली के कुछ क्षेत्रों में था, वो नहीं चाहते थे कि इटली एक हो। जैसे लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये दोनों तो सीधे सीधे विदेशी नियंत्रण में थे। लेकिन मेडोना और टस्कनी की जो डचियाँ थी, मेडोना और टस्कनी की जो रियासतें थी, वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के नियंत्रण में थी। तो ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि भाई इटली का एकीकरण हो जाए और इनका राज्य यहाँ से समाप्त हो जाए। दूसरा, इटली जो है प्रमुख 3 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था और सभी अपना अपना स्वतंत्र राजतंत्र या स्वतंत्र सत्ता रखना चाहते थे। चौथा, तीसरा जो कारण था वो था पोप।
ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म गुरु। पोप ये चाहता था कि जो रोम है उस पर उसी की सत्ता बनी रहे, कोई उसको उस सत्ता से हटाए नहीं, और जब तक उसको सत्ता से हटाएंगे नहीं इटली का एकीकरण संभव भी नहीं था। चौथा कारण था सामंत और कुलीन लोग। ये चाहते थे कि नेपोलियन चला जाए तो उसके बाद में पुनः वही पुरानी व्यवस्थाएं लागू हो जाए और उनको जो है अपना सामंतशाही करने का मौका वापस से मिल जाए। और पांचवा कारण था राष्ट्रीय चेतना का अभाव। इटली के लोगों में अभी इस स्तर की राष्ट्रीय चेतना भी नहीं आई थी कि भाई विदेशी शासन को बाहर निकाल करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सके। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था कि एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत करना है, एकीकरण किस विचार को लेकर के करना है। मैजिनी की अलग विचारधारा थी, गैरीबाल्डी की अलग विचारधारा थी, काबूर की अलग विचारधारा थी। सब अपने अपने विचारों से इस राष्ट्र को एक करना चाहते थे। ये भी बहुत ही बड़ा प्रश्न था, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण को सरल बनाया, एकीकरण को करने में सहयोग किया। तो सहायक तत्वों में सबसे पहले थी कार्बोनल। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो कि मैजिनी ने स्थापित, ये यहाँ के कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने इसको तैयार किया। 1810 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसने अपना उद्देश्य तय किया। वो क्या था कि जो विदेशी ताकतें हैं इटली के अंदर उनको बाहर निकालना और अपनी स्वतंत्रता की स्थापना करना। लेकिन निश्चित उद्देश्य नहीं होने के अभाव में कैसी स्वतंत्रता, किनको बाहर निकालना है, किस प्रकार से एक करना है, ये और नेतृत्व, कुशल नेतृत्व के अभाव में ये संगठन जो है विफल हो गया। इसके बाद में जो अगला सहायक तत्व आता है वो आता है यंग इटली। यंग इटली ये मैजिनी द्वारा स्थापित एक संगठन है। इसको मैजिनी ने 1831 ईस्वी में स्थापित किया। इसने स्पष्ट उद्देश्य दिया, वो क्या था? इटली की एकता, इटली की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इन्होंने कहा कि इटली को स्वतंत्र करेंगे और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। मैजिनी ने यहाँ तक कहा कि संयुक्त इटली को छोड़ करके किसी अन्य आदर्श के पीछे, किसी अन्य चीज के पीछे मत भागो, इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। इन भावों को जब दिया तो यहाँ के युवा के मन में ये भाव जागा कि हाँ एक हो सकता है। यहाँ के युवा मैजिनी को देवदूत मानने लगे, ऐसा मानने लगे इसको देवताओं ने इटली के एकीकरण के लिए ही भेजा है। इसके बाद में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैसे ही इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो, जिसको काबूर कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। काबूर 1810 ईस्वी में ट्यूरिन नामक शहर में इसका जन्म हुआ। एक अच्छे कुलीन परिवार में इसका जन्म हुआ। सैन्य शिक्षा प्राप्त की और सैन्य शिक्षा प्राप्त करके ये सेना में इंजीनियर की नौकरी प्राप्त करके सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होकर के इसको ये चीज़ महसूस हुई कि इटली के एकीकरण के लिए मेरे जो विचार है उनका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। और इसके लिए इसने 1847 ईस्वी में वित्त एवं उद्योग मंत्री का पद संभाला। 1847 में जब ये वित्त और उद्योग मंत्री बना, इसने अपने विचारों को देश दुनिया के सामने रखा। तो उस समय के सम्राट विक्टर इमैनुअल, उसने इस व्यक्ति को परखा और उनको लगा कि यही व्यक्ति है जो पिडमैंट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली को एक कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने 1852 ईस्वी में काबूर को इटली का प्रधानमंत्री, पिडमॉन्ट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना दिया। काबूर का स्पष्ट मानना था कि इटली का एकीकरण बिना विदेशी सहायता के हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्यों का हस्तक्षेप है और उसको हराने के लिए बाहरी ताकतों को साथ में लेना पड़ेगा। उस समय जो बाहरी और विशेष ताकतें थी वो इंग्लैंड और फ्रांस थी, यूरोप की। हमने जर्मनी के एकीकरण के समय में पढ़ा, इंग्लैंड ने तो तय कर दिया था कि वो किसी प्रकार से किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन फ्रांस तो था। तो काबूल ने अपना पूरा ध्यान फ्रांस की तरफ लगाया
कि कैसे भी करके फ्रांस की मित्रता हासिल कर ली जाए। ऐसा मौका भी आ गया क्रीमिया के युद्ध में। क्रीमिया के युद्ध में इसने सैन्य मदद भेजी और फ्रांस की जो है सहानुभूति और मित्रता दोनों प्राप्त कर ली। इसका फायदा भी बहुत ही जल्द काबुल को हो गया कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ 1856 ईस्वी में, उस पेरिस सम्मेलन में पिडमॉन्ट सार्डिनिया को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि ऑस्ट्रिया ने उसका पुरजोर विरोध किया। ऑस्ट्रिया ने कहा वो तो हमारा अधीन है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं हमें। लेकिन चूंकि इसका सहयोग किया था और फ्रांस शक्तिशाली था तो उसने बुला दिया, नहीं वो तो आएगा। इसी सम्मेलन में काबूर ने उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहा कि इटली की आज जो दयनीय स्थिति है उसका पूरी तरह से जिम्मेदार ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया को इटली के कल्याण के लिए ऑस्ट्रिया से बाहर जाने में हमारा सहयोग आप लोगों को करना चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इटली को एक करने का प्रयास किया। धन्यवाद।